Hello dear students of class 8. How are you all student? I am a science teacher DPS sir from Alpem Public School Gola Bazar Gorakhpur. Student, today I am going to revise chapter 11, that is friction. So student, in this chapter I will explain you about the what is friction. I will clear the concept of friction and the factors that affects the friction. And next, the different types of friction, the ways increasing and decreasing friction. So student, when you stop paddling, the cycle comes to halt after some time. बच्चों, अगर आप साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल चलाना पैडलिंग करना बंद कर दो तो साइकिल कुछ क्षण बाद कुछ देर बाद अपने से हॉल्ट रुक जाएगा. अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ फाइनाइट डिस्टेंस. एक बॉल अगर उसके ऊपर निरंतर बल लगता रहे तो शायद वो मूव करता रहे, डूबता रहे. पर अगर उस पर बल लगना, एक्सटर्नल बल लगना बंद हो जाए तो बॉल कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद वो लुढ़कते लुढ़कते रुक जाएगा फाइनली. एन एरो शॉट फ्रॉम अ बो कीप्स मूविंग इन एयर एंड फाइनली फॉल्स इन द ग्राउंड. एक तीर जो धनुष से छोड़ा जाता है वो कुछ देर तक हवा में से विचरण करने के बाद अंत में आके ज़मीन पे गिर जाता है. मतलब जब तक उस पर फोर्स एक्ट करेगा किसी वस्तु पे वो बॉडी मूव करेगी, और जब जितना फोर्स लगाया गया वो एग्जॉस्ट होने के बाद, वो फोर्स ख़त्म होने के बाद या फिर से अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे तो वो बॉडी फर्दर मूव करने के बजाय वो रुक जाएगी. सो स्टूडेंट, इवेंचुअली इट कैन सम फोर्स विच अपोजिट द मोशन. कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो किसी मूविंग बॉडी के अपोजिट में लगते हैं और उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास करते हैं. और वह बॉडी जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास करता है उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. सो वंस अगेन स्टूडेंट, व्हाट इज फ्रिक्शन? And the branch of science that deals in the study of friction is called tribiology. You can see here, dear student, tribiology is the branch of science that deal with the study of friction. Means विज्ञान का वह विभाग जिसमें फ्रिक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है उस विभाग को कहते हैं ट्राइबायोलॉजी. So what is friction? फ्रिक्शन होता क्या है? When the surface of any two object, जब किसी भी दो वस्तु के सरफेस मीन्स बाहरी किनारा, तलवा, ऑफ टू सब्जेक्ट आर टचिंग, जब किसी दो सरफेस का बाहरी किनारा एक दूसरे को टच करता है, देन दे टेंड टू स्टिक टुगेदर, और आपस में अगर वो चिपक गए हों, मतलब एकदम सटा के उसको मूव किया जाए. व्हेन ए बॉल इज़ रोल्ड ऑन द ग्राउंड, एंड जैसे कि सपोज दैट एक बॉल को हम जब फर्श पे लुढ़का रहे हैं, उसको वो जब लुढ़क रहा है तो बॉल का आउटर सरफेस और फर्श का अपर सरफेस जब दोनों आपस में दूसरे में कांटेक्ट में आ रहा है तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उस बॉल को स्मूथली लुढ़कने में या रोल करने में रोकने का प्रयास कर रहा है. थस द फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स. इस प्रकार फ्रिक्शन वह अपोजिंग फोर्स है जो किसी मूविंग बॉडी को रोकने का प्रयास करता है. फ्रिक्शन क्या क्या कर सकता है उसके बारे में देखा जाए. फ्रिक्शन स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट और स्टॉप्स इट्स मूविंग. फ्रिक्शन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन कर देगा या एकदम से उसको रोक देगा. वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, और फ्रिक्शन उस दिशा में काम करता है जिस दिशा में कोई बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन वर्क करता है. फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उससे निरंतर घर्षण से उस वस्तु में हीट जनरेट होता है और निरंतर घर्षण से उसमें साउंड भी जनरेट होता है. यानी फ्रिक्शन की वजह से हीट और साउंड जनरेट होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो तो रगड़ने से दोनों हथेलियों की जो सरफेस, लोअर सरफेस है, जब दोनों आपस में टच में आएंगे
और अगर हथेली को रगड़ा जाएगा तो एक तो साउंड क्रिएट होता है, दूसरी ये दोनों हाथ जो हैं, हाथों के तलवे जो हैं वो रफनेस हैं, उन रफनेस की वजह से आपस में रगड़ खाने की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट देता है। आप खुद ऑब्जर्व करते ठंडी के दिनों में अगर आप दोनों हथेलियों को रगड़ के अगर अपने कान के पास या अपने गाल को टच करो तो हथेलियाँ गर्म महसूस होंगी, क्योंकि रब करने से उसके अंदर जो फ्रिक्शन है उससे हीट उत्पन्न होता है। If you rub the palm of your hand together quickly, your hand gets warm and you can hear the sound that friction creates while rubbing. आपको आवाज़ भी सुनाई देगा और आपको ये भी महसूस होगा कि हथेली आपकी गर्म हो चुकी है। टू शो दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। अब ये दिखाने के लिए कि फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोज करता है, अपोजिट मूविंग बॉडी को रोकने का प्रयास करता है। उसके लिए आप एक टेबल पे आप एक किताब को रखिए, जेंटली पुश इट टूवर्ड्स द राइट साइड, धीरे से अपने दाहिने बगल उसको पुश कीजिए। यू विल ऑब्जर्व इट मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप। आप जैसे पुश करेंगे, आपके पुश करने की वजह से जो बल लगा एकाएक उसके ऊपर, उस बल की वजह से शायद कुछ मीटर तक या कुछ सेंटीमीटर तक को किताब घसक जाए, फिर फाइनली आके वो रुक जाता है। कि लगाए गए फोर्स से शायद कहीं गुना ज़्यादा वो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए वो बॉडी रुक जाती है, आगे मूव नहीं करती है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी बाय पुशिंग बुक लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड में ढकेलिए उसको। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? इस टाइम भी वो बुक रुक जाएगा। ओके ऐसा इसलिए क्योंकि जो दोनों सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो रफनेस है, वो रफनेस उस मूविंग बुक को रोकने का प्रयास कर रहा है अपोजिट साइड से फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करके। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या है स्टूडेंट? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस। फ्रिक्शन दो सतह जब आपस में संपर्क में आते हैं तो इन दो सतहों के बीच में जो रफनेस है, जो रूखापन है, अप्स एंड डाउन्स है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। सरफेस टेंड्स टू स्लाइड ओवर अनदर सरफेस इज एक्चुअली मूव्स टू इट। और अगर कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है, एक्चुअली वो मूव तो कर रहा है पर उसका मतलब होता है घसीटना, एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को घसीटना। फॉर एग्जाम्पल टू शीट ऑफ सैंड पेपर, जैसे दो सैंड पेपर की शीट लीजिए एंड रब द रफ सरफेस, उस रफ सरफेस को रगड़ते रहिए। द रेजिस्टेंस दैट इज फेल्ट इन फ्रिक्शन, और रगड़ने की वजह से चूँकि वो सरफेस रफ था तो उसके रफनेस की वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। द लिटिल बम्प फ्रॉम वन साइड इंटरलॉक्स अगेंस्ट द okay so the resistance takes in the felt is friction. The little bump from one surface interlock, हल्का सा भी अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है तो ये उसके ऊपर मूव करने वाले किसी चीज़ को रोक देगा अगेंस्ट लिटिल बम्प्स ऑफ द अदर सरफेस, एंड इस प्रकार फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ सब्सटेंसेज। अब अमाउंट कितने मात्रा में, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कितने मात्रा में, मतलब फ्रिक्शन कितने ज़्यादा पावरफुल है, हाँ ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि काइंड ऑफ सरफेस, सरफेस किस प्रकार का, सरफेस बहुत रफ है या बहुत स्मूथ है। स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन, रफ है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन। आर टचिंग एंड, और हाउ हार्ड दे प्रेसिंग अगेंस्ट, और कितना ज़्यादा दबाव के साथ एक लोग आपस में सट रहे हैं। ओके on how hard they pressing against each other. Surface like sandpaper and lots of irregular surface like sandpaper, जैसे कि रेकमार्क पेपर होता है लोहा घिसने वाला, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसमें जितना अधिक मोटा उसमें फ्रिक्शन होगा उतना अधिक वो रफ होगा, जितना अधिक रफ होगा उतना अधिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। विच टू हैव irregularities but it's less quantities. The force of friction is greater if very rough surface are involved. क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो बल है इज ग्रेटर, ज़्यादा महान है। सॉरी डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार मैंने बताया डियर स्टूडेंट कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, या तो जब दो हेवी सरफेस आपस में टच में आया और सरफेस का फ्लोर जो है काफ़ी रफ हो, या तो काफ़ी वेट हो उस ऑब्जेक्ट का जो काफ़ी दब के चल रहा है, जिसकी वजह से दबने की वजह से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, उस रफनेस की वजह से वो रुक के अटक के चल रहा हो। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस, स्प्रिंग बैलेंस वो यंत्र है यूज़ फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पे कितना फोर्स का
वर्क कर रहा है उसको मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का सपोर्ट लेते हैं हम. इट कंसिस्ट कॉइल स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेस्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू द एंड. लेटर द लार्जर द स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग, जितना ज़्यादा वो स्प्रिंग फैलेगा, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का. इट इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर विच इज स्विच्ड ऑफ द out of the spring, sorry, the reading on the scale. Now spring balance, I told you that is there is a thing to measure. It was first that uh, measuring the mass of any object. Factors affecting friction. What are the factors necessary for friction? For that in nature, two surfaces in contact. First of all, nature is that friction could only act when the two surface comes in contact with each other. When two surface will comes in contact with each other, there the friction of force start acting. The amount of friction depend upon the material from which, and smooth surface produce less friction. For example, you would have to push the shopping cart harder to get it moving on the rough surface. अगर आप एक रफ सरफेस पे उस कार्ड को पुशअप करते हुए आगे ले बढ़ाना चाहते हैं और वो सरफेस काफ़ी रफ है, दैट यू वुड मार्बल फ्लो देन कंपेयर टू मार्बल फ्लो. दिस इज बिकॉज देयर इज अ मोर फ्रिक्शन बिटवीन द रफ सरफेस एंड द विद इन द रफ सरफेस एंड द ट्रॉली. एंड अगर आप कारपेट बिछाती हैं तो भी कारपेट कालीन और उस ट्रॉली के व्हील में जो रफ सरफेस है, वो रफ सरफेस जो है इस कार्ट को मीन्स इस व्हील कार्ट को रोकने का प्रयास करेगा. टेक ए ब्रिक एंड टाइड स्ट्रिंग. एक ईंटा लो, एक धागा से बांध दो उसको. ब्रिक को ईंटे पर टेबल पर रख दीजिए आप. अटैच स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस पे उस धागे को बांध के फिर पुल कीजिए. ओके. द ग्रेविटेशनल ग्रेजुअली द इंक्रीज इन पुल ऑन द स्प्रिंग बैलेंस टू द, सॉरी जस्ट मिनट स्टूडेंट. यहाँ पे वो सब प्रूफ किया जा रहा है कि कैसे फोर्स ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा बढ़ गया. ओके. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फोर्स विथ विच द टू सर्फेस आर प्रेस्ड टुगेदर, वो बल जिससे दो दो वस्तुएं आपस में दबाई हुई हैं. द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो फ्रिक्शन कम या अधिक उस ऑब्जेक्ट के वेट पे भी डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा वजनी है तो ज़्यादा दब के चलेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल, पुश अ बुक अलॉन्ग द वुडन टेबल. एक किताब को अगर आप पुश कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एरिया टच किए हुए तो इसलिए पूरा घसीटने में तो समय लग रहा है. पर वही किताब को अगर हम उसके नीचे दो पेन डाल के बड़े आसानी से अगर हल्का सा पुश कर तो डूबता हुआ चला जाएगा. ओके. यू कैन ईजिली मूव इट. नाउ स्टैक्स 10 बुक्स one over another and now again push it. The time you have to put an extra effort to move the books. यानी कि अगर समान रूप से आप रख दिए टेबल पे तो उसको पुश करने में थोड़ा ज़्यादा आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी. ओके. दिस हैपन्स बिकॉज द मोर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर विल बी द फोर्स. जितना just a minute, student. So dear student, once again I want to repeat that the factors affecting friction is two types. First of all, the nature of the two surfaces contact means जो दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आ रही हैं उनकी जो बाहरी सतह है, किस तरह का सरफेस आपस में टच में आ रहा है. क्या वह सरफेस स्मूथ है या बहुत ही अधिक रफ है. अगर बहुत ही अधिक रफनेस है उस सरफेस पे तो फ्रिक्शन वहाँ अत्यधिक लगेगा, और अगर फ्रिक्शन रफनेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा. नेक्स्ट वन में बताया फ्रिक्शन फोर्स ऑफ प्रेसिंग मीन्स पे भी डिपेंड करता है. मीन्स कितना ज़्यादा बल के साथ वो वस्तु दूसरे वस्तु पे दबाव दिया हुआ है. अगर दबाव अधिक है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, और अगर दबाव दो वस्तुओं के आपस में दबाव कम है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा. द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल,
पुश अ बुक along द वुडन टेबल, एक किताब को वुडन टेबल पे रख के आप उसको पुश करो, ढकेलो, यू कैन ईजिली मूव इट, आप उसको आसानी से मूव कर सकते हो। नाउ स्टैक 10 बुक्स, पर अगर आप एक के ऊपर एक 10 किताबें रख दो, वन ओवर अदर, अब पुश को पुश करने का प्रयास करो। दिस टाइम यू विल हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, इस बार आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस बुक को आगे ढकेलने के लिए। दैट मीन्स यहाँ उस सारे बुक का वेट अधिक है तो प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर ज़्यादा है तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो, जो दबाव के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा है वेट के कारण, तो यहाँ पे ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। वहीं पे एक किताब को ढकेलने में कम बल का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम है इसलिए कम बल का प्रयोग करना पड़ा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए इस उस फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम होने के लिए, उससे उभर कर आने के लिए उससे कहीं अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स student, it is very clear that force also depend on the two surface to be pressed together. What is the on the weight of that surface, weight of that object. Now dear students, I will talk you about the I will give you explanation about the friction. That is two type of friction. One is the static friction, other is the kinetic friction. And there are two more branches of the kinetic friction, that is sliding friction and rolling friction. Now student, you can see in this figure here, if any surface is like sloping, slanting, which is not moving, but if any object is on that sloping surface which is trying to move, okay, so there an opposite force is being created here that is trying to stop that box from slipping or rolling or sliding down. So there, at this surface, in which when two objects come in contact with each other, in which one is not moving but the other object is moving over that object which is not moving, so here a force that has been created to stop that body from sliding, that is called the static friction. Means student, ऐसी दो वस्तु जिसमें एक वस्तु स्थिर है और दूसरा उसके ऊपर फिसल रहा है या सरक रहा है, तो उसको फिसलने या सरकने में उसको एक ऐसी फ्रिक्शन, एक ऐसा फोर्स जो उसे नीचे स्लाइड डाउन होने में रोकने का प्रयास करेगा, उसके अपोजिट साइड से उस ऐसा फोर्स क्रिएट होगा उन दोनों सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसी जगह पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, once again, I want to repeat, static friction is the friction which comes into play when two solid objects where one object tends to move over the other surface but the object doesn't move, जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्थायी रहता है, स्थायित्व रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, पर दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर मूव कर रहा है उसके ऊपर स्लाइड करता है। और ऐसे कंडीशन में जब दोनों ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उस स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उस फोर्स को हम कहते हैं, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ डियर स्टूडेंट, there is a measuring frictional force. Take a wooden block provided with a hook. Okay dear student, this you can see a metal block which has got you can see a hook is here. Now place the wooden block on the table, attach the sensitive spring balance, एक स्प्रिंग बैलेंस लेके उस हुक पे आप अटैच कर दीजिए। नाउ पुल द स्प्रिंग बैलेंस जेंटली बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, अब उस वुडन ब्लॉक को खींचने के लिए आप स्प्रिंग बैलेंस को खींचिए जो कि हुक के द्वारा उस बॉक्स से जुड़ा हुआ है। तो एक फोर्स अप्लाई करने पे तब जाके वो ब्लॉक आगे मूव कर पाएगा, और जितना बल उस लकड़ी का होगा, उस वुडन ब्लॉक का होगा, उससे जितना वजन उस वुडन ब्लॉक का होगा उससे कहीं अधिक अगर हम खींचने का बल लगाएंगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर पाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का कितनी वजन है वह उस स्प्रिंग बैलेंस में शो हो जाएगा, जिससे यह मालूम चलेगा कि हमने इतना बल लगा के उस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करा दिया। So pulling the spring balance gently by applying a small force, you will notice that the small force does not move the block. एक हल्का फोर्स लगाने पे वो ब्लॉक मूव नहीं करता है। That is not the sufficient, क्योंकि वो हल्का सा फोर्स उसके लिए पर्याप्त नहीं है।
अगर आप उस ब्लॉक को मूव करना चाहते हैं तो उसके वजन से थोड़ा अधिक फोर्स जब लगाएंगे तब वो ब्लॉक मूव कर जाएगा। ग्रेजुअली इंक्रीज द फोर्स ऑफ द ब्लॉक अंटिल इट टेंड्स, और तब तक आप इंक्रीज करते जाइए अपने बल को, और ऐसे मोमेंट आएगा जिस समय आपके द्वारा लगाया गया बल उस ब्लॉक को मूव कर दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट a certain मिनिमम फोर्स, वह कम से कम जो फोर्स आपने प्रयोग किया उस ब्लॉक को मूविंग करने में के लिए, द फोर्स विच वी exert ऑन मेकिंग द वुडन ब्लॉक जस्ट टू टेंड टू मूव इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वह उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा जो उस प्लेस में एक्शन एक्शन ले रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट द रीडिंग ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन shown by the spring balance, dear student. So student, I have explained you about the static friction here. Okay student, dear student, today up to here only. Thank you, meet you in next video.